अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर कमर मोहम्मद नबील और आप इस वक्त हैं नबील्स ऑर्बिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन कहते हैं द पीरियड ऑफ अ मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग इज 2.48 मीटर while maximum speed of its mass is 4.36 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द पीरियड ऑफ द मोशन? तो अब अगर मैं डेटा इसके अंदर देखूं तो वो हमें गिवन है एक्स नॉट की वैल्यू 2.48 मीटर, ये एम्पलीट्यूड हो गया। फिर वो कहता है मैक्सिमम वेलोसिटी को मैं वी नॉट से रिप्रेजेंट करता हूँ और उसकी वैल्यू दी हुई है 4.36 मीटर पर सेकंड, और दोनों यूनिट जो है वो एसआई के अंदर है, तो ये हमारे लिए आसान हो जाएगा। व्हाट इज द पीरियड ऑफ मोशन? आपने टी क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब सोल्यूशन पे अगर आप आ जाए तो हम जानते हैं कि जो वेलोसिटी होती है उसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, वी नॉट इज इक्वल्स टू ओमेगा एक्स नॉट। ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन टी, क्योंकि ओमेगा को मैं इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी भी लिख सकता हूँ, इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड भी लिख सकता हूँ। तो जब मैं वैल्यूज इसके अंदर पुट करूंगा एक्स नॉट की जगह, और टी मैंने कैलकुलेट करना है, यानी कि फार्मूले को मैं रीअरेंज कर लेता हूँ अपने रिक्वायरमेंट पर, तो ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन वी नॉट डिवाइडेड बाय एक्स नॉट। तो अब हम सब्सटीट्यूशन कर लेते हैं। 2 पाई की जगह आ जाएगा 3.14, वी नॉट की जगह आ जाएगा 4.36, और एक्स नॉट की जगह आ जाएगा 2.48। जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से टाइम कितना आ जाएगा? सर 3.5739। 3.5739 सेकेंड, बिल्कुल ठीक है। तो ये इसका जो है वो टाइम पीरियड आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं कि अ पार्टिकल मूव्स हुज डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये आपके पास इन्होंने इक्वेशन दी हुई है, और इस इक्वेशन में आप जानते हैं कि जब मैं जनरल इक्वेशन से इसे कंपेयर करूंगा तो मुझे बहुत सारा डेटा यहाँ से एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। कहते हैं वेयर डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर एंड टाइम इन सेकंड। कैलकुलेट, आपने क्या क्या कैलकुलेट करना है? एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड ऑफ दिस पार्टिकल। और बी पार्ट में कहते हैं कैलकुलेट द टाइम एट विच पार्टिकल रीचेज द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जीरो। एंड टर्निंग पॉइंट का मतलब एक्सट्रीम पॉइंट। तो आपने टाइम कैलकुलेट करना है जब वो मिड पॉइंट पे पहुंचेगा और टर्निंग पॉइंट पे पहुंचेगा, वो आपने क्या करना है बताना है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि जो हमारी इक्वेशन होती है डिस्प्लेसमेंट की, वो क्या है। तो मैं फर्स्ट पार्ट के लिए ये पहले सॉल्व कर रहा हूं। तो गिवन इक्वेशन से आपको ये बात पता चलती है, क्योंकि इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कॉस, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं इस इक्वेशन को लिखता हूं तो मैं इस तरह लिखता हूं, एक्स इज इक्वल्स टू 3 cos 2t। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास है। अब इस इक्वेशन को अगर मैं जनरली लिखूं तो मैं इस तरह लिखता हूं ना, एक्स इज इक्वल्स टू एक्स नॉट कॉस 2t की जगह क्या लिख सकते हैं? ओमेगा टी। अब जरा देखें कि कंपेयरिंग करके हम इसमें से इक्वेशन को इस तरह से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं डेटा। कंपेयरिंग अबव इक्वेशंस, तो आपके पास आंसर आ जाएगा एक्स नॉट इज इक्वल्स टू 3, और ओमेगा यहां से आपको किसके बराबर नजर आ रहा है? ओमेगा बराबर आ रहा है 2 के। ठीक है, ये हो गया रेडियन पर सेकंड में, रेडियन पर सेकंड। और एक्स नॉट जो है वो क्या है? 3 मीटर। ठीक है ना। तो अब ये दो चीजें तो आपने क्या करनी, इसके अंदर से एक्सट्रैक्ट आउट करनी। अब देखिए, अगर हमें इन्होंने पूछा क्या था? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी यहां से आ गई, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है। दूसरा इन्होंने क्या पूछा था? एम्पलीट्यूड, तो आपके पास एम्पलीट्यूड भी आ गया, ये एम्पलीट्यूड है एक्स नॉट। ठीक है ना। तो डेटा से हमने ये दो चीजें तो फाइंड आउट कर ली। अब आती है तीसरी चीज, ये है एक्स नॉट। हमें क्या निकालना है? फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। तो बहुत आसान है, आप क्या करेंगे, ओमेगा तो आपको पता है ना, तो फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। तो ओमेगा जो होता है वो बराबर होता है 2 पाई एफ के। तो अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, ओमेगा की जगह लिख दूंगा 2 पाई एफ, और ये इक्वेशन जो हमारे पास गिवन है, तो यहाँ पर ओमेगा की जगह लिख दें 2, और 2 पाई एफ एज इट इज लिखा हुआ। फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो ये 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। तो 1/3.14, ये आपके पास क्या आ गई? फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना। तो यहां पर
मैं लिख सकता हूँ कि जो फ्रीक्वेंसी है वो है 1/3.14 हर्ट्स। आप चाहे तो इसे डिवाइड भी कर सकते हैं और चाहे तो इसी तरह से लिख लें, क्योंकि मुझे टाइम पीरियड निकालना फिर क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो अगर मैं टाइम पीरियड निकालूं तो वो रेसिप्रोकल होता है ना फ्रीक्वेंसी के, तो फिर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो वो आएगा लिखा हुआ t इज इक्वल्स टू 1/f, और 1/f अगर मैं लिखूंगा तो रेसिप्रोकल होकर टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 3.14 सेकेंड। ठीक है ना। तो ये हमने क्या कर लिया, इसके अंदर टाइम फाइंड आउट कर लिया, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर ली, एम्पलीट्यूड फाइंड आउट कर लिया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर ली। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका यहाँ पे जाके हो गया कंप्लीट। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में उन्होंने कहा है कि आपने फाइंड आउट करना है टाइम। ठीक है। और वो टाइम फाइंड आउट करना है कब, जब मीन पोजीशन पर हो, यानी कि जब मीन पोजीशन पर है उस टाइम पे कितना टाइम होगा, और जब रिटर्निंग पॉइंट का मतलब एक्सट्रीम पोजीशन। अच्छा, ये थोड़ा सा जो है वो कॉन्सेप्चुअल है, इस चीज को जरा आप देखें कि कैसे हम टाइम को फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कंडीशन होगी उस कंडीशन को देखते हुए। तो बी पार्ट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, टाइम फाइंड आउट करना है, और कंडीशन क्या गिवन है, मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन से हमें एक चीज गिवन है, और वो ये है कि एक्स की वैल्यू जो होती है, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है बॉडी का, वो क्या होता है, 0 होता है। तो जो उन्होंने इक्वेशन आपको दी हुई है जनरली, वो क्या है, एक्स इज इक्वल्स टू 3 cos और 2t। अब देखिए, ये जो आपको टी नजर आ रहा है ना, इस टी को हमने यहां से क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो टी को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो आप ये करेंगे कि जब एक्स की वैल्यू 0 है, तो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं कि एक्स की वैल्यू 0 है, तो एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। और जब ये 0 होगा तो फिर आपके पास वैल्यू क्या बचेगी। तो देखिए, मैं इस तरह से लिखता हूँ कि जब पार्टिकल को रिलीज किया किसी पॉइंट से, लेट से वो पॉइंट ए है, तो वो जब अपनी मीन पोजीशन पर आएगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैं ये लिख देता हूँ एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो जब मैं 0 पुट करूंगा तो इक्वेशन मेरे पास आ जाएगी 3 cos और 2t। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो 3 है, ये मल्टीप्लाई कर रहा है कॉस के साथ, 0 के साथ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो खत्म हो जाएगा। तो फिर आपके पास क्या बच गया, cos 2t। अच्छा, कॉस यहाँ पर है, दूसरी तरफ जाके इनवर्स हो जाएगा, तो क्या मैं लिख सकता हूँ इसे कॉस इनवर्स 0। और अब यहाँ पर क्या बच गया, 2t। कॉस इनवर्स 0 किसके बराबर होता है, तो वो होता है 90 के। कॉस इनवर्स 0 90 के बराबर होता है, और ये हो गया 2t। 90 को क्या मैं लिख सकता हूँ, π/2। तो आपके पास दूसरी तरफ 2t है। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई करो, उधर जाके डिवाइड होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, π/4। और π/4 को आप डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास टाइम आ जाएगा सेकंड में। तो पाई की वैल्यू है 3.14 एंड डिवाइडेड बाय 4। 3/4 0.75 के बराबर होता है, यानी कि ये भी आंसर कोई 0.7 ही के करीब आना चाहिए। एग्जैक्ट बता दे कितना Point आ जाएगा, 0.785. 0.785 सेकंड, बिल्कुल सही आंसर। तो आप देखें कि जब हमें वो स्पेसिफिकली किसी भी पोजीशन के बारे में बता देता है, तो हम किस तरह से टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये कंडीशन अब कोई सी भी हो, जैसे अब अगली कंडीशन में उसने क्या कहा, रिटर्निंग पॉइंट। देखिए, रिटर्निंग पॉइंट का मतलब ये हुआ कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, मैक्सिमम है। और वहां पर हम इस चीज को क्या लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिटर्निंग पॉइंट है, तो नेगेटिव में आपके पास क्या होता है, एम्पलीट्यूड आता है। तो अब मैं इसी को दोबारा से सॉल्व करता हूं, और अब कंडीशन जो है होगा सॉल्व इसी तरह, कंडीशन यही होगी। तो हम लिखते हैं कि आपने दोबारा टाइम फाइंड आउट करना है, और कब फाइंड आउट करना है, रिटर्निंग पॉइंट पर। तो मैं लिखूंगा जब पार्टिकल रिटर्न करता है किसी भी पॉइंट से, तो हम लिखते हैं x इज इक्वल्स टू -x0, क्योंकि वहां पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है क्योंकि रिटर्न हो रहा है। अब इक्वेशन जो गिवन है उस इक्वेशन में आपने यही चीजें पुट करनी है, 3 cos 2t। ठीक है। तो अब x की जगह पे आपने क्या पुट कर देना है, -x0। तो जब x की जगह -x0 पुट करेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन होगी वो क्या बन जाएगी। तो मैं इसको लिखता हूं, ये आपके पास आ गया -x0 इज इक्वल्स टू 3 cos 2t। अच्छा जी, अब देखें, ये जो x नॉट है ये एम्पलीट्यूड है,
और एम्पलीट्यूड की वैल्यू तो हमें पता है, एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या थी, 3 थी, ये देखें मैंने निकाली हुई है ना पहले पार्ट में। ये एक्स नॉट क्या था, 3 मीटर। तो क्या मैं एक्स नॉट की जगह 3 लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स नॉट 3, और ये है 3 कॉस 2t। अब 3 से ये 3 क्या हो गया, कैंसिल। तो इस 3 को मैं इस 3 से कैंसिल कर देता हूं, तो मेरे पास बच गया यहाँ पे -1। तो लिखेंगे -1 इज इक्वल्स टू कॉस 2t। कॉस दूसरी तरफ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स -1, और ये हो जाएगा 2t। कॉस इनवर्स -1 किसके बराबर होता है, तो वो होता है 180 डिग्री के। देखिए कॉस 180 का आंसर -1 आता है ना, तो कॉस इनवर्स -1 का आंसर क्या आएगा, 180। और 180 को क्या मैं लिख सकता हूँ, पाए, क्योंकि मुझे टाइम चाहिए ना, और टाइम तो डेसिमल के अंदर होगा, एंगल में तो नहीं होगा। तो इसलिए मैंने इसको 180 से नहीं बल्कि पाई से लिखा। और पिछले वाले में भी मैंने 90 को पाई/2 क्यों लिखा था, क्योंकि अगर मैं 90 को 2 से डिवाइड करता 45 डिग्री आता, तो टाइम तो डिग्री के अंदर नहीं होता, वो तो हमें डेसिमल में चाहिए, नंबर्स में। तो इसीलिए मैंने उसको रेडियन में कन्वर्ट किया, 90 से पाई/2। तो ये अब पाई हो गया, 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, पाई के नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड, और पाई/2 यानी कि 3.14 डिवाइडेड बाय 2। तो जब आप 3.14 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो आंसर आ जाएगा कितना, 1.57। 1.57 सेकंड। ये इसका क्या हो गया, आंसर। ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, बस आपने क्या होता है, कंडीशन को समझनी है कि उसने कंडीशन दी हुई क्या, और उस कंडीशन को आप अप्लाई करें। और इस तरह के क्वेश्चन बड़े रिपीटेड है पिछले पास्ट पेपर्स के अंदर। ये जो बी पार्ट है उसकी बात मैं कर रहा हूँ स्पेसिफिकली। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह से, ठीक है ना, वही कंडीशन जिस तरह से मैंने भी आपको बताई है उसी तरह अप्लाई होगी। तो सॉल्व करते हैं। कहता है, a particle executes simple harmonic motion that moves back and forth along x axis between position -0.2 मीटर प्लस 0.2 मीटर। इसका मतलब ये है कि टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहा है। एक एक्सट्रीम को आपने -0.2 ले लिया और एक एक्सट्रीम को आपने +0.2 ले लिया। द पीरियड ऑफ मोशन इज 1.2 सेकेंड। फिर कहते हैं एट t इज इक्वल्स टू 0 द पार्टिकल इज 0.2 मीटर अवे एंड इट्स वेलोसिटी इज 0। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है फ्रीक्वेंसी क्या है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है। तो देखो ये तो यही बात है, अगर फ्रीक्वेंसी पता चल गई तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे 2πf, और अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता तो फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे, ठीक है ना, 2π अपॉन यानी कि ओमेगा से। फिर व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन, एक्स नॉट फाइंड आउट करना है। एट व्हाट टाइम will the particle reach position x is equals to 0? At what time particle reach point x is equals to 0.1 meter? ये सी पार्ट हो गया। फिर डी पार्ट, व्हाट इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल। अब थर्ड पार्ट में स्पीड कैलकुलेट करना है पार्टिकल का व्हेन इट इज एट x is equals to 0, एंड व्हाट इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल व्हेन इट रीचेस द पॉइंट x is equals to 0.1 मीटर। तो आपने बताना है कि स्पीड क्या होगी जब वो कहां पहुंचेगा, x is equals to 0.1 मीटर पर। अब ये सारी चीजें जो है वो हमने कैलकुलेट करनी है, कोई मुश्किल नहीं है, आसान चीज है। हम क्या करेंगे, वन बाय वन इन चीजों को कैलकुलेट करेंगे। तो देखें फोर्थ पार्ट है इसके, तो चारों को सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब फर्स्ट पार्ट जो ए पार्ट है, उस ए पार्ट के अंदर उसने हमें कहा है फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, हमें गिवन क्या क्या है। तो हमें गिवन है टाइम पीरियड जो कि 1.2 सेकेंड है, टाइम पीरियड है 1.2 सेकेंड, और जो पार्टिकल है वो ऑसिलेट कर रहा है 0.2 मीटर से -0.2 मीटर से +0.2 मीटर तक। इसका मतलब ये हो गया एम्पलीट्यूड कितना है, एम्पलीट्यूड है 0.2 मीटर। उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो एक्सट्रीम राइट है या एक्सट्रीम लेफ्ट है। एम्पलीट्यूड जो होता है उसे हम कहते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो आप देखें टाइम आपको पता है, एम्पलीट्यूड आपको पता है, ठीक है। आपने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। तो फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए मुझे तो टाइम की जरूरत है, तो मैं लिखूंगा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/t। तो 1 को जब आप टाइम से डिवाइड करेंगे 1.2 से, तो आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, सर फ्रीक्वेंसी है 0.83। 0.83 हर्ट्ज। अब देखिए फ्रीक्वेंसी आ गई,
तो क्या हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं? तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी बराबर होती है 2πf के। तो मैं यहाँ लिखूंगा ओमेगा इज इक्वल्स टू 2πf। तो 2 पाई जो होता है वो होता है 6.28। मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 6.28। और एफ की वैल्यू क्या है? 0.83। तो आप दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ओमेगा किसके बराबर आ जाएगा? 5.23 रेडियन पर सेकेंड। 5.23 रेडियन पर सेकंड। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया ओमेगा। और ये है फर्स्ट पार्ट। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट। तो देखिए सेकंड पार्ट में उसने हमें कहा है एम्पलीट्यूड निकालना, ठीक ना? ये है सेकंड पार्ट। आपने फाइंड आउट करना है एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड तो हमें पता है, उसने कहा है कि एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम तक का जो डिस्टेंस है, तो मैं कह देता हूं लेट से जो आपके पास एक एक्सट्रीम है वो है +0.2। यह है +0.2। जो दूसरी एक्सट्रीम है वो है -0.2। अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है ये सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट को शो कर रही है, ठीक है ना? नेगेटिव एक्स एक्सिस में 0.2 मीटर और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अंदर +0.2 मीटर। तो अगर देखा जाए मीन पोजीशन से ये डिस्टेंस कितना है, तो मीन पोजीशन से ये डिस्टेंस मैक्सिमम है और इस मैक्सिमम डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो मैं लिख सकता हूं कि एक्स नॉट जो है वो कितना है? 0.2 मीटर है, ठीक है ना? तो इसमें एज सच हमने कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ के यही समझना है कि यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होगा। अब आते हैं थर्ड पार्ट पर। जो थर्ड पार्ट है सी, उसमें उन्होंने हमसे क्या पूछा हुआ है? तो अगर हम देखें तो सी पार्ट में वो हमसे कहते हैं कि आपने टाइम फाइंड आउट करना है कब? जब वो मीन पोजीशन पर हो। और फिर टाइम फाइंड आउट करना है कब? जब डिस्प्लेसमेंट 0.1 मीटर हो मीन पोजीशन से। तो एक वन बाय वन कैलकुलेट करते हैं। पहला टाइम कैलकुलेट करना है कब? जब एक्स की वैल्यू क्या हो? 0। अब देखिए पिछला क्वेश्चन में यही सॉल्व कर आया हूं और वहां पर आपके पास जो गिवन इक्वेशन थी वो डिफरेंट थी, यहाँ पर डिफरेंट है। अगर आप देखें तो वैल्यूज पुट करेंगे एक्स इज इक्वल्स टू एक्स नॉट कॉस और ओमेगा टी। अब आप देखें कि फर्स्ट पार्ट में मैंने ओमेगा निकाला हुआ है, सेकंड पार्ट में मैंने एक्स नॉट निकाला हुआ है और थर्ड पार्ट में जो मुझे उसने एक्स की वैल्यू दी हुई है। तो क्या मैं सॉल्व कर सकता हूँ? एक्स की जगह लिखूंगा 0, एक्स नॉट की जगह लिखूंगा 0.2 कॉस और ओमेगा की जगह लिखूंगा 5.23 और यहां पर क्या आ गया? टी। ठीक है, 0.2 या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जीरो के नीचे क्या करेगा? आकर डिवाइड करेगा और जब डिवाइड करेगा तो ये भी 0 हो जाएगा और फिर आपके पास बच गया कॉस और ये हो गया 5.23 टी। कॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा तो उसे मैं कॉस इनवर्स 0 लिख सकता हूँ। कॉस इनवर्स 0 5.23 टी। कॉस इनवर्स 0 अगेन 90 डिग्री के बराबर है जिसे मैं π/2 लिख सकता हूँ। ये हो गया π/2 और दूसरी तरफ आपके पास है 5.23 टी। अब देखें π/2 5.23 मल्टीप्लाई कर रहे हैं टी से, 2 से क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो मैं लिख सकता हूँ पाई डिवाइडेड बाय, इसको इस तरह लिखते हैं, पाई डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5.23। ठीक है, पाई की वैल्यू है 3.14 और डिवाइड कर दें इसको किससे? 2 मल्टीप्लाई बाय 5.23। कितना आ जाएगा आंसर? 0.30। 0.3 सेकंड। ठीक हो गया, ये इसका आंसर है। सर अच्छा, यहाँ पे लिखा है कि हमने इसको t इज इक्वल टू 0 पे लिया है। t जब x इज इक्वल टू 0। हाँ तो x इज इक्वल टू 0 पुट किया ना हमने। नहीं नहीं, x इज ये इक्वल, लिखना जरूरी है। ये t हाँ के जी नीचे बिल्कुल, वो लिखा। बिल्कुल बिल्कुल ये लिखना जरूरी है इसलिए क्योंकि देखिए जब आप ये कंडीशन x की जगह 0 पुट करेंगे तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये टाइम मीन पोजीशन पर है या एक्सट्रीम पोजीशन पर है? यानी बॉडी स्टार्ट हुई है, ये कॉस साइन आपको क्या शो कर रहा है? कॉस साइन ये शो कर रहा है बॉडी का मोशन स्टार्ट हो रहा है एक्सट्रीम पोजीशन से। ठीक है, अब एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, मैं इसको ड्रॉ करके आपको बताता हूँ। देखें हमने ये बात पढ़ी थी ना कि एक मैस स्प्रिंग सिस्टम है, उस मैस स्प्रिंग सिस्टम के मोशन को अगर हम मीन से स्टार्ट करें तो यहाँ पे इक्वेशन बनती थी x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा। सही है ना? ये था मीन से।
और जब एक्सट्रीम से स्टार्ट हो तो फिर इक्वेशन बनती थी x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट कॉस थीटा। अब बॉडी अगर एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रही है और कहां पे पहुंचती है मीन तक, तो कितना टाइम लगा ये आपने फाइंड आउट करना है। तो इस मीन तक पहुंचने का जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, 0। अब वो कहता है एक्सट्रीम के लिए, इसका मतलब ये है कि अगर वो आगे चली जाए तो फिर दोबारा टाइम अगर आपने कैलकुलेट करना तो आपको ये बताना पड़ेगा ना उस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट क्या है। जब डिस्प्लेसमेंट का आपको पता होगा तभी तो आप टाइम निकालेंगे आगे का टाइम कितना निकल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना जरूरी होगा कि डिस्प्लेसमेंट 0 है, इसका मतलब मीन पोजीशन पे पहुंच के आपने टाइम निकालना, ठीक है। यस सर, ओके। अच्छा, अब ये तो हो गया जब टी आपने कैलकुलेट करना था कहां पर, एक्स इक्वल टू 0 पे। अब वो जो मैंने बात की कि अगर आपको ये कैलकुलेट करना हो कि वो टाइम बताएं जिसमें इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0.1 मीटर हो, यानी कि वो मीन पोजीशन क्रॉस कर चुका है। अब अगर मीन पोजीशन क्रॉस कर चुका है तो फिर टाइम की वैल्यू क्या होगी, तो हम इसको लिखेंगे x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी। तो अब आपको बाकी कहानी पता है क्या होगा, 0.1 को आप पुट कर देंगे किस जगह पे, x की जगह पर, ये हो जाएगा 0.10। एक्स नॉट की वैल्यू क्या है, वो है 0.2 कॉस और ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू है 5.23 और टी आपके पास क्या है, एज इट इज, ये हो गया टी, ठीक है। अब देखो 0.2 यहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 0.1 के नीचे क्या करेगा, डिवाइड, तो 0.2 के नीचे ये डिवाइड हो गया और ये आपके पास आ गया कॉस 5.23 टी। 0.1 को 0.2 से डिवाइड करेंगे, क्या आंसर आ जाएगा, सर ये कलेक्टिव आंसर निकालना 3.14 डिवाइड बाय 15.69 का हाँ 0.2। 0.2 आ रहा है। अच्छा, कॉस इनवर्स निकालने 0.2 का, वो सर ये पूरा आंसर है, जब मैंने अच्छा 0.1। पूरा आंसर है। यस। चले तो चले तो फिर टी की वैल्यू बताते हैं, 0.2 आ रही है ना, ठीक है, 0.2 यस सेकेंड, करेक्ट है, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये आपके पास आ गया सी पार्ट का आंसर, ठीक है, इसके अंदर हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में कहते हैं आपने मैक्सिमम स्पीड कैलकुलेट करनी है कब, जब पार्टिकल का हो मीन पोजीशन पे। हम जानते हैं कि जब पार्टिकल एक्सट्रीम से मीन पर पहुंचता है तो मीन पोजीशन पे पहुंचकर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। और उस वेलोसिटी को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, v नॉट इज इक्वल्स टू ओमेगा एक्स नॉट, ठीक है ना। ये हमारे हमें पता है कि मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और इसका फार्मूला ये होता है, जो कि हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन जब प्रूव किया था तब भी लिखा था। तो अगर वेलोसिटी आपने निकालनी है तो क्या आपको ओमेगा नहीं पता, फर्स्ट पार्ट में यही तो निकाला था, 5.23 और एक्स नॉट 0.2, कैलकुलेट कर लेंगे, वी नॉट कितना आ जाएगा, सर 0.91। 0.91, सर 0.91, 1.05। 1.05 आ रहा, ठीक है, यस सर, when x is equal to 0, यस। बिल्कुल 1.05 मीटर पर सेकंड, ठीक हो गया। अब ये वेलोसिटी आपके पास आ गई कहां पर, मीन पोजीशन पे। उसने इसी पार्ट में ये भी कहा है आपने वेलोसिटी तब बतानी है जब वो कहां पर हो, 0.1 मीटर पर हो, और उसका टाइम तो आपने निकाला वही है। तो अब हमने ये वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो 0.1 मीटर का मतलब ये हो गया कि अब ये वेलोसिटी है एट एनी पॉइंट, और एनी पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक हो गया ना। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, एक्स 0.1 है, ओमेगा की वैल्यू गिवन है, तो ओमेगा 5.23 एक्स नॉट स्क्वायर 0.2 स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर 0.1 स्क्वायर। तो अब ये आप कैलकुलेट कर लें डायरेक्ट, सर 0.91 मीटर पर सेकेंड। 0.91 मीटर पर सेकेंड, ठीक हो गया। तो ये आपके पास आंसर आ गया वेलोसिटी का, कि जब वो 0.1 मीटर पर होगी मीन पोजीशन से तो उसका ये आंसर आएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन थोड़े से लॉन्ग हो सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि पेपर के अंदर ये पूरा ही क्वेश्चन आ जाए। वो हो सकता है इनमें से किसी एक पार्ट को आपको क्वेश्चन के अंदर प्रोवाइड कर दे, या हो सकता है लॉन्ग में पूरा ही पार्ट दे दे, ठीक है ना। तो इसलिए आपको बस ये पता होना चाहिए इस फार्मूले को यूटिलाइज करने कैसे करना है, और आपने किस तरह से क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
कहते हैं mass of 8 kg is attached to a spring and oscillates with amplitude 0.25 मीटर। एम्पलीट्यूड गिवन है, फ्रीक्वेंसी है 0.6 हर्ट्ज। तो ये आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, mass गिवन है 8 kg। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द मोशन? आपने एनर्जी क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है। तो देखिए एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो बराबर होता है हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर के। ठीक है, अब के की वैल्यू निकालने के लिए हम जानते हैं ओमेगा बराबर होता है अंडर रूट के अपॉन एम के। और मैंने ये ओमेगा का फार्मूला यहाँ क्यों लिखा है? क्योंकि उन्होंने केस हमें जो दिया हुआ है उस केस में जो आपके पास वैल्यू है मैस स्प्रिंग सिस्टम की, वो ओमेगा की यही होती है, मैस स्प्रिंग सिस्टम, मैस स्प्रिंग सिस्टम। तो अगर मैंने यहां से के की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, इस फार्मूले को रीअरेंज कर लूंगा और ये फार्मूला हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के अपॉन एम। के की वैल्यू निकालनी है तो आप लिख सकते हैं एम ओमेगा स्क्वायर। तो अब यहां पर आप वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दें तो एनर्जी का फार्मूला अब बन जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर। ठीक है, अब ओमेगा की वैल्यू तो हमें पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, ओमेगा की जगह 2 पाई एफ पुट कर देंगे क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो पता है ना। तो ये अब आपके पास आ जाएगा एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम, और ओमेगा की जगह मैं लिख देता हूँ 2 पाई एफ और इसका स्क्वायर, और यहां पर आपके पास आ जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर। तो जो एनर्जी है वो किसके बराबर आ जाएगी? हाफ एम कितना है? वो है 8, 2 पाई एफ 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 0.6 स्क्वायर, और एक्स नॉट स्क्वायर कितना है? 0.25। सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें, डायरेक्ट आंसर बता दें कितना आ जाएगा। सर 3.59 जूल्स। 3.59 जूल्स, बिल्कुल ठीक है। ये आपके पास आ गई एनर्जी उस मैस स्प्रिंग सिस्टम की। अच्छा जी, फिर कैलकुलेट द पीरियड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 3.5 लॉन्ग पेंडुलम एट द फॉलोइंग लोकेशन, कराची में और K2 पर। दोनों में आप जानते हैं फर्क क्या है कि एक जगह पे जी की वैल्यू 9.8 है और दूसरी जगह जी की वैल्यू 9.7 है। तो हम जानते हैं कि जो टाइम पीरियड होता है वो ग्रेविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जहां ग्रेविटी ज्यादा वहां टाइम पीरियड कम, जहां ग्रेविटी कम वहां टाइम पीरियड ज्यादा। तो ऐसा सच यहाँ पे कुछ नहीं है, हमने क्या करना है, टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर दें, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या कर देंगे, जब हम कहाँ पर निकालना है, कराची के लिए, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टी के। तो 3.14 अंडर रूट एल आ जाएगा 3.5 डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू है 9.832। तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा कराची में? सर आएगा 3.747। 3.747 तो ये टाइम पीरियड है कराची का। अब आते हैं K2 पर। तो K2 के लिए मैं फार्मूला वही लिखता हूँ और ये हो जाएगा K2 के लिए 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, और ये जी जो है वो K2 पर है। तो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, टाइम पीरियड ऑन K2 इज इक्वल्स टू 2 पाई 3.14 और अंडर रूट एल 3.5 है डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू अब है 9.782। ठीक है, वैल्यूज पुट करें, क्या आंसर आ जाएगा K2 पर? सर Q2 का है 3.757। 3.757। ठीक है, अच्छा अब फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है, 757 सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपने क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है इन दोनों को। तो अब क्या हो जाएगा, अगर मैं फ्रीक्वेंसी निकालता हूँ कराची में
तो मैंने क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है, तो 1 डिवाइडेड बाय 3.747। इसी तरह फ्रीक्वेंसी ऑन K2 इज 1 डिवाइडेड बाय 3.757। दोनों कैलकुलेट कर लें। सर K2 जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6। कहते हैं इन अ कार इंजन अ पिस्टन एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड 0.41 मीटर। ये आपके पास क्या गिवन है, एक्स नॉट। ये है एक्स नॉट की वैल्यू, एम्पलीट्यूड। फिर कहते हैं द इंजन इज रनिंग एट एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2400 रेवोल्यूशन पर मिनट। अच्छी बात ये है कि इन्होंने हमें रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करके दिया हुआ। अगर ना दिया होता तो फिर हमें क्या करना पड़ता, कन्वर्ट। और अगर कैसे करते हैं, तो मैंने आपको रेवोल्यूशन पर मिनट 2400 रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन से रेडियन में जाने के लिए 2 पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, पर मिनट यानी कि 60 से आप क्या करेंगे, डिवाइड। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 251 रेडियन पर सेकेंड। तो अब इन्होंने क्योंकि हमें दिया भाई, तो हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज यूज कर लेंगे। एक्स नॉट गिवन है, ओमेगा गिवन है, आपसे कहते हैं मैक्सिमम स्पीड बताएं, तो वी नॉट आपने क्या करना है, कैलकुलेट। तो सोल्यूशन वी नॉट निकालने के लिए हम फार्मूला लगा देते हैं, वी नॉट इज इक्वल्स टू ओमेगा एक्स नॉट। ये हमारे पास फार्मूला है मैक्सिमम वेलोसिटी का, और ये मैक्सिमम वेलोसिटी मीन पोजीशन पर मैक्सिमम होती है, ठीक है ना। ये मैक्सिमम का फार्मूला, एक्सट्रीम होता तो मीन जीरो होता, और इन बिटवीन होता तो फिर ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता। तो वैल्यूज पुट करते हैं। ओमेगा आपके पास है 251 और एक्स नॉट की वैल्यू है 0.41। तो आप इन दोनों को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो यहां से आपके पास क्या आ जाता है, वी नॉट डायमेंशन के हिसाब से ये मीटर पर सेकंड होगा। क्या आंसर आएगा इसका, 103 मीटर पर सेकंड। 103 मीटर पर सेकंड, ठीक है, इसका आंसर होगा। चले तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में है कि अ बॉल कनेक्टेड टू अ स्प्रिंग एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक बॉल स्प्रिंग के साथ कनेक्ट है और सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है। कहते हैं जब t इज इक्वल्स टू 0 यानी कि मोशन स्टार्ट हो रहा है, इट्स डिस्प्लेसमेंट इज 0.5 मीटर एंड इट्स एक्सेलरेशन इज -0.27 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया, हमें इस इंफॉर्मेशन से ये पता चला कि बॉडी अपना मोशन स्टार्ट कहां से कर रही है, एक्सट्रीम पोजीशन से, ठीक है ना। अगर वो कहता t इज इक्वल्स टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0 है, इसका मतलब बॉडी अपना मोशन स्टार्ट कर रही है मीन से, और मीन से अगर स्टार्ट करिए तो इक्वेशन यूज होती थी एक्स नॉट साइन थीटा। अब क्योंकि उन्होंने कहा कह दिया कि डिस्प्लेसमेंट 0.5 मीटर है और वहां पर एक्सेलरेशन -0.72 है, इसका मतलब हम कहां पर है, एक्सट्रीम पोजीशन पर। और एक्सट्रीम पोजीशन से जब मोशन स्टार्ट होता है तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन कॉस के साथ आती है, ठीक है। आगे कहते हैं द फोर्स कांस्टेंट, द फेस कांस्टेंट फॉर इट्स मोशन इज 0.84 रेडियन। ये आपको इसने फाई की वैल्यू दी हुई है, ठीक है ना। फेस कांस्टेंट के बारे में मैंने आपको बताया था, ये आपको इनिशियल वैल्यू बताता है या इनिशियल पॉइंट बताता है कि बॉडी स्टार्ट कहां से हो रही है। तो उसका फेज एंगल 0.84 रेडियन है, इसको हम डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे, कितना होगा। फिर कहते हैं व्हाट इज द बॉल्स डिस्प्लेसमेंट। जो बॉल्स का डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, वो आपने बताना है किस पॉइंट पर, 3.4 सेकंड पर, ठीक है। ये हमारे पास है क्वेश्चन। तो देखिए इसमें जो चीजें हैं उनको अगर हम लिखें तो डेटा हमें क्या क्या गिवन है। कहता है जब t इज इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो आपका डेटा है वो इस तरह से है कि जब t इज इक्वल्स टू 0 है, कहां पर आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 0.5 मीटर। ये है 0.5 मीटर। और इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन की वैल्यू उन्होंने दी हुई है, वो है -0.72 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन गिवन है। फिर उसने आपको फेस कांस्टेंट दिया हुआ है, वो फेस कांस्टेंट है 0.84 रेडियन, ये आपको गिवन है, ठीक है। और हम इस 0.48 रेडियन को अगर कन्वर्ट करना चाहें डिग्री में, क्योंकि आगे जाके कॉस्ट जब हमें निकालना होगा तो वहां पर हमें डिग्री में ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो देखिए कैसे कन्वर्ट करते हैं। हमने ये बात पढ़ी है कि 2 पाई रेडियन बराबर होता है 360 डिग्री के, ठीक है। 2 पाई रेडियन
360 के बराबर होता है। तो अगर मैंने एक रेडियन की बात करनी हो तो एक रेडियन बराबर होता है 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई, और 2 पाई 6.28 है। तो जब एक रेडियन में आप देखते हैं तो आंसर आता है 57.3 डिग्री। सोचें अगर एक रेडियन में इतने हैं तो फिर 0.84 रेडियन में कितने होंगे, तो आप क्या करेंगे, 0.84 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 57.3 से। तो आप मल्टीप्लाई कर लें, कितना आंसर आएगा, ये 50 से कम हो जाएगा तकरीबन, क्योंकि पूरा वन तो है नहीं, सर 0.8 का मतलब, जी जी, 48.13। 48.13। अब ये देखें ये आंसर किस में आ गया, डिग्री में, ठीक है ना। क्या फेस कांस्टेंट हो गया। इन्होंने हमें रिक्वायर्ड करने के लिए कोई जो फाइंड आउट करने के लिए जो चीज पूछी है वो क्या है, तो वो भी यहाँ पर लिख देते हैं। उन्होंने पूछा व्हाट इज इट्स बॉल डिस्प्लेसमेंट, आपने बताना है बॉल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जब टाइम कितना हो जाए, 3.4 सेकेंड, ठीक है। टाइम 3.4 सेकेंड पर बॉल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। चलो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। तो सबसे पहले इन्होंने जो आपको वैल्यू दी हुई है एक्सेलरेशन की, तो उस एक्सेलरेशन को मैं अप्लाई करके यहाँ से ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। और क्यों फाइंड आउट करूंगा उसकी रीजन मैं आपको बता दूं, कि हम जब इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखते हैं तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट कॉस। और देखें जब आपके पास इनिशियल फेज एंगल जो है वो जीरो नहीं है तो फिर हम यहाँ पर इसका फार्मूला जनरली इस तरह लिखते थे, ठीक है ना, ओमेगा टी प्लस फाइव। ये ओमेगा टी प्लस फाइव क्या है, फेज एंगल है। अब यहाँ पर आपको क्या है, जो वैल्यूज गिवन है उस वैल्यूज के हिसाब से मैं क्या करता हूँ, इसमें से फाइंड आउट कर लेता हूँ एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, देखें ए की वैल्यू है 0, सॉरी एक्स की वैल्यू है 0.5, एक्स नॉट कॉस ओमेगा, और टी की वैल्यू कितनी है, 0, ठीक है ना। जब डिस्प्लेसमेंट 0.5 है तो टी क्या है, 0, तो मैं यहाँ 0 पुट कर सकता हूँ। और फेस की वैल्यू कितनी है, तो फेस की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, वो है 48.13 डिग्री, ठीक है। ये आपको इन्होंने दे दिए। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर आगे सब्स्टिट्यूशन करनी है और वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, यानी कि एक्स नॉट आपने क्या करना है, आइसोलेट करना है। तो एक्स नॉट निकालने के लिए मैं लिखता हूं यहाँ पे 0.5 एक्स नॉट। अब देखिए ओमेगा 0 से मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा, और फिर वो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो आपके पास आ गया कॉस 48.13 डिग्री। एक्स नॉट अगर आपने निकालना है तो 0.5 को डिवाइड कर देंगे आप किससे, कॉस 48.13 डिग्री से, ठीक है। ये आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ से, एक्स नॉट। तो एक्स नॉट की वैल्यू कैलकुलेट कर लें यहाँ से, सर 0.749 मीटर्स। 0.749 मीटर। ये आपके पास क्या आ गया, इसका एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड आ गया ना, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अब टाइम 3.4 सेकंड पर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ, क्योंकि बाकी सारी चीजें मुझे पता है। हाँ एक चीज मुझे फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे अभी तो ओमेगा डालने की जरूरत नहीं पड़ी, टाइम 0 था। लेकिन अगर टाइम 3.5 हुआ तो ओमेगा की भी जरूरत पड़ेगी, तो फिर ओमेगा को भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ से। और फिर हम क्या करेंगे, फाइनल इक्वेशन अपनी लगाएंगे यही वाली, और इस इक्वेशन के अंदर फिर हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट कर देंगे। तो ये जो आपके पास ओमेगा है इसको मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। ओमेगा निकालने के लिए फार्मूला लगाते हैं, ए इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो अब एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें उन्होंने दी हुई थी, वो थी -0.72। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ -0.72 माइनस ओमेगा स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू थी 0.5। तो आप देखें ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, और 0.72 को आप डिवाइड कर देंगे 0.5 से, और अंडर रूट ले लें एक साथ ही, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, ओमेगा। बताएंगे वन ओमेगा पॉइंट कितना आएगा, सर 1.2 रेडियन पर सेकेंड। 1.2, और ओमेगा की यूनिट है रेडियन पर सेकेंड, ठीक हो गया। अब देखें ओमेगा आपके पास आ गया, एम्पलीट्यूड आपके पास है, ओमेगा आपके पास है, फेज एंगल आपके पास है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चले एक्स फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर लगाते हैं
x इज इक्वल्स टू x नॉट cos ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, तो अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। x नॉट हमने निकाला कितना, 0.749, ये आपने यहां पुट कर दिया। चलो अगला cos ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू है 1.2, ठीक है, और टाइम की वैल्यू है 3.4। ठीक है ना, उन्होंने हमें कितना टाइम दिया हुआ, 3.4, दोबारा देख लेते हैं। ये देखें, टाइम हमें इन्होंने दिया हुआ है 3.4 सेकंड। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद सर फेस की वैल्यू, जी जी, हम उसको रेडियन की बजाय डिग्री में क्यों पुट कर रहे हैं? कॉस की वैल्यू तो मुझे डिग्री में ही चाहिए होगी ना, रेडियन में तो नहीं कैलकुलेट कर। कॉस 0.84 रेडियन कैलकुलेट नहीं होगा। हम जब कॉस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं वो डिग्री के अंदर ही फाइंड आउट करते हैं। रेडियन में आपने कभी देखा है कि कॉस 6.28 की वैल्यू मैंने निकालनी है, वो तो आती नहीं है। कॉस तो वर्ग की -1 से +1 के दरमियान करता है। ठीक है ना, तो हम रेडियन में यस इसको फाइंड आउट नहीं करते, डिग्री में करते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पर मैं जब वैल्यू पुट करूंगा ना, इसको रेडियन में पुट करूंगा, लेकिन रेडियन से जब मैं एंगल निकाल लूंगा तो उसे डिग्री में पुट करना पड़ेगा। देखो जैसे +5, 5 की वैल्यू क्या थी, 0.84, सही है ना, 0.84। अब सबसे पहले मैं ये करूंगा, ब्रैकेट पूरा सॉल्व करूंगा, और ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको डिग्री में कन्वर्ट कर दूंगा, देन कॉस आएगा, वरना नहीं आएगा। 0.749 कॉस 1.2 को 3.4 से मल्टीप्लाई करें और 0.84 के साथ ऐड करके मुझे बताएं क्या आंसर आता है। सर 4.92। 4.92, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये देखें, मैंने ये आंसर है रेडियन में। अब मैं कॉस 4.92 रेडियन नहीं निकाल सकता, कॉस की वैल्यू 4 में कैलकुलेट नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, डिग्री में। तो अभी आपको तरीका बताया है, 4.92 को मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, 57.3 डिग्री के साथ, तो कितना एंगल आ जाएगा। सर आएगा 281.9 डिग्रीज। 281.9 डिग्री, बिल्कुल सही है। अब देखें, अब आप यहाँ पर कॉस इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, 281.9 डिग्री। ठीक हो गया। तो जब आप रेडियन में पुट करते हो तो आंसर ही गलत आ जाता है। आप डिग्री में आप कैलकुलेट करें, देखें आंसर सही आएगा। यस सर, मुझे कॉस याद आ 280, गया। आपने कहा था कि कैलकुलेटर रेडियन में होता है, उसको डिग्री में करना होता है। जी यस जी, सर, आई रिमेम्बर। बिल्कुल ऐसी। चले अब जरा सॉल्व करके बताएं इसका क्या आंसर आ जाएगा। सर 0.154 मीटर्स। 0.154 मीटर, ये इसका क्या है आंसर। ठीक है, जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप नबील्स ऑर्बिट में रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।